हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित मारवा की आंखें बंद थी। वह अनिका की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है। अनिका फिर धीमी आवाज़ में बंद आंखों से कहती है, हटो, मुझे अभी जाना है। रोहित के कानों में अनिका की आवाज़ जाकर भी दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। अनिका लंबी सांस लेती है और अपने दोनों हाथों को खुद के और रोहित के बीच में क्रॉस करके दीवार खड़ी कर देती है। फिर धीरे से आंखें खोलती है और कहती है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। रोहित अपनी आंखें खोलता है, बड़ी सी स्माइल देता है और अनिका के माथे को चूमते हुए फर्श पर खड़ा हो जाता है। फिर अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका रोहित के हाथ में अपना हाथ देती है। रोहित उसे खींचते हुए अपने करीब ले आता है और अनिका को अपनी बाहों के बीच में कैद कर लेता है और कहता है, आपका हर हुक्म सर आँखों पे। फिर उदास चेहरे से कहता है, क्यों मुझे तुमसे दूर होना पड़ता है? तुम हर पल मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं रह सकती, आम बीवियों की तरह? अनिका जवाब देती है, खुद सोचो। रोहित सोचने की एक्टिंग करते हुए मज़ा में कहता है, अच्छा, खास को चुनने के खाम खा मज़े हैं। फिर अनिका कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, और खुद को रोहित की पकड़ से छुड़वाकर फिर से ड्राइवर की तरफ चलने लगती है। रोहित मारवा पीछे हटते हुए कहता है, ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अनिका कहती है, पूछो। रोहित मारवा कहता है, बताओ, तुम उस ऐसी क्या परेशानी थी? अनिका जवाब देती है, उस बात को जाने दो मिस्टर मारवा, वैसे भी मैं परेशान नहीं थी, बस कुछ सोच रही थी। रोहित कहता है, अब बताओ भी। अनिका जवाब देती है, जिस चीज़ की ज़रूरत तुरंत हो और वह तुरंत ना मिल सकती हो, उस बारे में क्या बात करनी चाहिए? रोहित कहता है, अगर रोहित मारवा अपने परिवार की ज़रूरत भी पूरी ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा है इस हेल्प वेल्थ नेम फेम का? एक बार कहकर तो देखो। अनिका, मुझे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च लैब चाहिए जिसमें मैं बिना किसी को पता चले काम कर सकूं, वह भी यहीं पर। रोहित मारवा कहता है, मतलब मारवा हाउस में? अनिका जवाब में अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रोहित कहता है, इसमें तो महीनों लगेंगे। अनिका जवाब देती है, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। रोहित मारवा जवाब देता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, तुम गलेरिया हाउस जाकर जाओ, तब तक मैं अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। अनिका तैयार होकर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। वहीं गुलेरिया हाउस के स्पेशल मेडिकल रूम, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, उसमें राजलक्ष्मी मयूर गुलेरिया के बेड के साथ में रखी हुई राउंड स्टूल पर बैठकर मयूर गुलेरिया की ड्रेसिंग कर रही थी, यानी कि वह घाव की पट्टी बदल रही थी और अपनी छोटी छोटी आंखों से मयूर गुलेरिया को घूर कर भी देख रही थी। मयूर गुलेरिया बिल्कुल ऐसे खामोश बैठा था जैसे कि शेरनी के आगे मेमना बैठा हो। राजलक्ष्मी जानबूझकर गुस्से से पट्टी को जोर से खींच देती है और दर्द की वजह से मयूर गुलेरिया के मुंह से अचानक निकलती है, आ। राजलक्ष्मी कहती है, दर्द हो रहा है? जब बिना बताए इतने इतने दिनों के लिए घर से गायब हो जाते हो तब दर्द नहीं होता? अब दर्द हो रहा है। मयूर गुलेरिया कुछ नहीं कहता है, सिर्फ अपना चेहरा नीचे करके अपनी कनखियों से राजलक्ष्मी को देखता है। राजलक्ष्मी आगे कहती है, अब कोई इसको देख ले तो क्या कह सकेगा? यह ऐसे ऐसे कारनामे करता है, कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधा जाकर अजगर के मुंह में छलांग लगाई थी। मुझे समझ नहीं आता, क्या इस पूरे गुलेरिया ख़ानदान के लोगों ने कसम खाई है कि उनके बच्चे माँ या बाप में से किसी एक के ही साए में पलेंगे, या इस घर में कोई श्राप लगा है? मयूर गुलेरिया मन ही मन सोचता है, कहाँ की बात कहाँ जा रही है, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। राजलक्ष्मी आगे कहती है, अनिका मैडम माँ और बाप दोनों के बिना बड़ी हुई। आकाश गुलेरिया माँ बाप के होने के बाद भी अपने चाचा जी के प्यार तले पले। पिंकी, जिसे सालों तक अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। श्रेया मैडम का बच्चा पेट में ही बाप के साए से हमेशा के लिए दूर हो गया है। अब क्या हमारे बच्चे के साथ भी तुमने यही करने का सोचा है? क्या खानदान के इसी परंपरा को निभाओगे? अगर ऐसा है तो यह जो इतना बड़ा 5 फुट 8 इंच का बच्चा जो मेरे बेड पर बैठा है, मैं इसे ही पाल लूँ, उतना ही बहुत है। नहीं चाहिए मुझे दूसरा कोई भी। इससे आगे राजलक्ष्मी कुछ भी नहीं कर पाती है। मयूर गुलेरिया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मयूर के लिए यह अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। माँ बनने का सुख जहाँ किसी औरत को अपने आप में पूरा होने का एहसास दिलाता है, वहीं बाप का सीना दुगना हो जाता है।
मयूर गुलेरिया की आंखों के डर की जगह अब चमकने लगी थी और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी थी। उसने राजलक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया था और बड़ी ही धीमी आवाज़ में पूछा, क्या सच में राजलक्ष्मी? राजलक्ष्मी के गुस्से ने अब तीखे शब्दों की जगह आंखों के आंसुओं का रूप ले लिया था। उसके आंसू गालों तक लुढ़क आए थे और बिना कुछ बोले उसने मयूर का हाथ अपने पेट पर रख लिया था। इस वक्त मयूर गुलेरिया की खुशी का ठिकाना ना था। अगर मयूर गुलेरिया के बस में होता तो इस वक्त वह राजलक्ष्मी को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूम लेता, लेकिन वह अभी इस स्थिति में नहीं था। उसने बेड पर बैठे हुए अपने दोनों बाहों को खोल लिया था। राजलक्ष्मी अपनी जगह से उठकर मयूर के पास बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया था। मयूर गुलेरिया के कंधे पर सिर रखते ही राजलक्ष्मी का सारा गुस्सा शांत हो गया था। उसने धीरे से अपने दोनों हाथों से मयूर गुलेरिया को गले लगाकर मयूर गुलेरिया ने राजलक्ष्मी का माथा चूमते हुए कहा, मैं तुमसे और अपने इस नन्हे से बच्चे से वादा करता हूँ, इसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। इसके सिर पर हमेशा इसकी माँ और बाप दोनों का हाथ रहेगा। हम दोनों मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। राजलक्ष्मी कहती है, इस बार जाना तो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाना। अगली बार घर से बाहर जाने लायक नहीं रहोगे। मयूर गुलेरिया राजलक्ष्मी के मीठे धमकी सुनकर हंस पड़ता है और अपनी बाहों को कस लेता है। फिर कहता है, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? राजलक्ष्मी मयूर को घूरते हुए कहती है, गलती हो गई मुझसे। मुझे फ़ोन डायरेक्टरी से असगर का फ़ोन नंबर ढूंढना चाहिए था और उसे फ़ोन करके बताना चाहिए था कि जब मेरे पति वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें मेरी तरफ से यह खुशखबरी दे देना। इससे पहले कि यह मीठी नोक झोंक और आगे बढ़ती, अनिका गुलेरिया वहां पहुंच जाती है। गुलेरिया हाउस पहुंचकर अनिका सीधा मयूर गुलेरिया के रूम में चली जाती है। अनिका को देखते ही राजलक्ष्मी कहती है, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर वह रूम से बाहर चली जाती है। अनिका मयूर गुलेरिया से हालचाल लेने के बाद पूछती है, उस दिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? मयूर गुलेरिया जवाब देता है, अपनी बहन का स्पर्श और उसकी आंखों में दिखने वाली परवाह किसी भी भाई से कैसे छुप सकती है, और जिसका इंतजार हो वह किसी भी रूप में सामने आ जाए, पहचान में आ ही जाता है। मयूर गुलेरिया एक पल रोकर आगे पूछता है, क्या तुमने मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपना रूप बदला था? अनिका ने कहा, हाँ, मैंने अभी तक यह बात राजलक्ष्मी को नहीं बताई है और मुझे उम्मीद है तुमने भी नहीं बताई होगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी जान के लिए किसी भी तरह का कोई भी खतरा खड़ा हो। मयूर गुलेरिया खुशी से कहता है, अब वैसे भी उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अनिका पूछती है, क्या राजलक्ष्मी की तबीयत खराब है? मयूर गुलेरिया कहता है, इसका मतलब यह है कि राजलक्ष्मी ने अभी तक यह बात किसी को नहीं बताई। अनिका कहती है, कौन सी बात? मयूर गुलेरिया जवाब देता है, यही कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग। अनिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह कहती है, इट्स ए ग्रेट न्यूज़। तभी राजलक्ष्मी वहाँ आ जाती है। अनिका राजलक्ष्मी से कहती है, कंग्रेचुलेशन राज, अब तुम्हें कुछ दिन की छुट्टियां लेकर आराम कर लेना चाहिए। तुम दोनों को साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। राजलक्ष्मी मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है और उसके बाद बात को बदलते हुए कहती है, श्रेया मैडम की दवाइयों का टाइम हो गया है, मैं अभी आती हूँ। अनिका कहती है, श्रेया को दवाइयाँ मैं दे दूँगी, साथ ही उसके साथ कुछ वक्त भी बिता लूँगी। तुम यहाँ बैठो और थोड़ी देर आराम कर लो। अनिका राजलक्ष्मी से दवाइयों की ट्रे ले लेती है और वहाँ से बाहर निकलकर श्रेया के पास पहुँच जाती है। श्रेया अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अनिका के कदमों के आहट से ही श्रेया को अनिका के आने का पता चल जाता है। वह बंद आंखों से ही बोल उठती है, अनिका, क्या तुम आई हो? ऐसा कहकर आंखें खोलती है और दरवाजे की तरफ देखती है। अनिका को देखकर वह अपनी जगह पर बैठ जाती है। अनिका कहती है, अब तुम्हारी और बच्चे की तबीयत कैसी है? श्रेया जवाब देती है, हम दोनों ठीक हैं और कब से बुआ मौसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अनिका कहती है, बुआ मौसी? श्रेया कहती है, हाँ, आकाश की बहन हो इसलिए बुआ, और मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मौसी तो हुई ना बुआ मौसी। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब अपनी दवाई ले लो। ऐसा कहकर पानी का गिलास और दवाइयाँ श्रेया के हाथ में पकड़ा देती है। श्रेया बोली, अनिका, तुम जानती हो, आकाश ने मुझसे कहा था कि जब हमारा बच्चा दुनिया में आएगा तो वह पूरे शहर को उसे आशीर्वाद देने के लिए इनवाइट करेगा। अनिका श्रेया के चेहरे की तरफ देखती है। श्रेया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और निगाह नीचे थी। श्रेया ने अभी तक आकाश की मौत पर आंसू नहीं बहाए
वह अभी तक भी इस बात को मान नहीं पाई थी कि आकाश उनके साथ नहीं है। अनिका अपने मन में कुछ निश्चय करके श्रेया से कहती है, इस तरह कब तक सच से भागोगी? मैं कुछ समझी नहीं। अनिका कहती है, तुम्हें याद है जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम मुझसे क्या कहती थी? श्रेया अपनी आंखों को बड़ी बड़ी पलकों को ऊपर करके अनिका की तरफ देखने लगती है। अनिका कहती है, मेरी दोस्त श्रेया मुझसे कहती थी मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकती हूँ। मुझे हर हाल में अपना बच्चा ढूंढना है, उसके उसके माँ बाप दोनों के हिस्से का प्यार देना है। मैं सिर्फ उसे पाने की उम्मीद में ज़िंदा हूँ। मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर रहूँगी। अनिका की बात सुनकर श्रेया की आंखों के सामने पुराने वक्त की तस्वीरें तैरने लगती हैं। सड़कों पर दौड़ती हुई श्रेया, अपने बच्चों के लिए रोती हुई, बिलखती हुई। श्रेया जिसने ना कोई ऑफ़र, ना कोई पुलिस स्टेशन और ना ही कोई हॉस्पिटल ऐसा छोड़ा था जहां अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नहीं पहुंची थी। अनिका श्रेया के बेड पर उसके पास बैठ जाती है और फिर उसकी दोनों हथेलियों को अपने हाथों में पकड़ती है। फिर उसके दोनों हाथों को उसके पेट पर रखते हुए कहती है, जब तुम्हें यह गलतफहमी थी कि तुम्हारे प्यार ने तुम्हें धोखा दिया है, तब भी तुम उसकी निशानी को अपने सीने से लगा के रखना चाहती थी। लेकिन अब तुम जानती हो कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। यह बच्चा तुम दोनों के प्यार की आखिरी निशानी है। फिर कुछ क्षण रुक कर आगे कहती है, श्रेया, आकाश तुम्हें यह आखिरी निशानी नहीं बल्कि अपनी आखिरी जिम्मेदारी सौंप कर गया है। लेकिन ज़रा देखो खुद को, तुम्हारा ध्यान अपने बच्चे की जगह सिर्फ ख्वाबों की दुनिया पर लगा है। श्रेया हैरान निगाहों से अनिका की तरफ देखती रह जाती है। अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाती है, तुम्हें हकीकत को अपनाना होगा श्रेया। तुम्हें यह मानना होगा कि आकाश तुमसे बहुत दूर है और उसकी निशानी तुम्हारे बहुत करीब। सोचो, जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा है तो उस पर क्या बीतेगी। अनिका इसी तरह बात बीती हुई हर एक एक बात श्रेया को याद दिलाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि आकाश अब श्रेया से दूर जा चुका है। धीरे धीरे श्रेया को इस हकीकत का एहसास होने लगता है। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं और फिर मन भारी होने लगता है। उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की इच्छा होने लगती है। इस तरह अंत में उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अनिका श्रेया के करीब जाकर खड़ी हो जाती है और उसके सिर को सहलाते हुए अपने हाथ को उसकी पीठ पर रख देती है। धीरे धीरे श्रेया का रोना और रोने की आवाज़ बढ़ती जाती है और वह अपने आसपास खड़ी अनिका को कसकर गले लगा लेती है। श्रेया के रोने की आवाज़ सुनकर राजलक्ष्मी, नंदिनी, बच्चे और सभी नौकर इकट्ठे हो जाते हैं। श्रेया को इस तरह रोते हुए देखकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर का मन ही मन धन्यवाद करती है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। राजलक्ष्मी मन ही मन कहती है। चाहे अनिका मैडम को कुछ भी याद नहीं, लेकिन फिर भी वह अच्छी तरह जानती हैं कि पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है। श्रेया फटाफट रोते हुए कहती है, आकाश मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझसे कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वह बार बार साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अनिका कुछ देर वही सब इसी तरह खड़े होकर अनिका और श्रेया को देखते रहते हैं। नंदिनी करण गुलेरिया को फ़ोन करके यह खबर देने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर राजलक्ष्मी सभी से कहती है, हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। अनिका मैडम और श्रेया मैडम को अकेले छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहकर वह कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सभी वहाँ से चले जाते हैं। श्रेया 1 से 1.5 घंटे तक इसी तरह रोती रहती है और अनिका उसके पास बैठी रहती है। जब श्रेया थोड़ा शांत होती है तब वह अनिका से कहती है, आकाश को रोहित मारवा ने मारा है, तुम उसे सज़ा ज़रूर दिलवाना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्त को जस्टिस दिलवाओगी। अनिका श्रेया की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है और फिर उसके दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहती है, श्रेया, इस सब के पीछे रोहित मारवा का हाथ नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी आकाश के साथ यह किया है उसे ऐसी मौत मिलेगी कि वह आकाश से भी ज़्यादा तड़प कर मैं तुमसे वादा करती हूँ, अपने भाई के हर दर्द का बदला ज़रूर लूँगी। श्रेया सख्ती से कहते हुए अनिका से कहती है, अगर इसके पीछे रोहित मारवा का हाथ हुआ तो? अनिका जवाब देती है, अगर इसके पीछे रोहित मारवा का हाथ हुआ तो उसे भी सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। पर मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ, रोहित मारवा का इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। श्रेया थोड़ी देर के बाद फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और गिड़गिड़ाते हुए अनिका से कहती है,
अनिका बताओ मेरी क्या गलती है और क्या गलती है मेरे इस बच्चे की? क्यों मुझे अपने प्यार से दूर होना होगा? क्यों इसे अपने बाप का प्यार नहीं मिलेगा? हम कैसे जिएंगे इस दुनिया में? हम आकाश के बिना कैसे जिएंगे? अनिका कोई आकाश को वापस ला दो। अनिका आकाश को वापस ला दो प्लीज़। अपने दोस्त के लिए आकाश को वापस ला दो। श्रेया और फूट फूट कर रोने लगती है। अनिका से श्रेया की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है और वह श्रेया से कहती है, ठीक है अब तुम बिल्कुल नहीं रोओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए आकाश को वापस लेकर आऊँगी। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें अपना और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना होगा। आज के बाद तुम कोई लापरवाही नहीं करोगी और ना ही कोई बेवकूफ़ीपना करोगी। श्रेया चुप होकर हैरानी से अनिका की तरफ देखने लगती है और फिर दोबारा से रोते हुए कहती है, मुझे मालूम है तुम मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रही हो। आज तक मर के भी कोई वापस लौटा है क्या? फिर रोते हुए वह आकाश को याद करते हुए कहते हैं, आकाश तुम मुझे छोड़कर इस तरह कैसे जा सकते हो? कम से कम अपने बच्चे का चेहरा तो देख पाते। श्रेया को इस तरह से बिलखते हुए देखकर अनिका से रहा नहीं जाता है। वह अपने दोनों बाहों के बीच में श्रेया को कसकर पकड़ लेती है और अनिका की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। अनिका को वापस लौटना था, लेकिन श्रेया की ऐसी हालत देखकर उसे वहीं रुक जाना ठीक लगा और फिर वह मिस्टर मारवा को कॉल करके बता देती है कि आज वह गुलेरिया हाउस ही रुकेगी। अगली सुबह अनिका मारवा हाउस लौटकर सीधा सीक्रेट अंडरग्राउंड में चली जाती है। प्रीति और कौटिल ने ग्लव्स पहने हुए थे। प्रीति एक छोटी सी मेटल चिप को दिखाते हुए अनिका से कहती है, उस औरत के गर्दन के बैक साइड से यह मिला था, लेकिन यह पूरी नहीं है, यह डिस्ट्रॉय हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही डिवाइस शालिनी की गर्दन की बैक साइड से मिली है, जिसे डिस्ट्रॉय होने से पहले ही बाहर निकाल लिया गया है। कौटिल कहता है, बहुत कोशिश करने के बाद सिर्फ यही पता चला है कि यह एक डिवाइस है और दुश्मन को ट्रेस करके अपने आदमियों की लोकेशन का पता लगा सकता है। समय पड़ने पर इसकी मदद से उन्हें कुछ ही मिनट में ख़त्म कर सकता है। लेकिन यह उसने किया कैसे, यह समझ नहीं आ रहा है। प्रीति कहती है, इसी डिवाइस पर वायरस प्लांट किया गया है, लेकिन यह काम कैसे करता है? हम बहुत कोशिश करने पर भी इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके बाद प्रीति ने उस औरत के ब्लड सैंपल के रिपोर्ट अनिका को दिखाए। सभी घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से अनिका को बता दी गई थी। अनिका ग्लव्स पहनते हुए सभी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ती है और फिर सभी चीज़ों को लेकर उसे ध्यान से देखने लगती है। इससे पहले कि अनिका उन पर कोई जांच काज शुरू करती, कुछ सोच कर रुक जाती है और प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, क्या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली? प्रीति जवाब देती है, इतना आपको बताया था, उसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का तोहफ़ा आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। अनिका जवाब देती है, कोई बात नहीं, बाकी की इन्फॉर्मेशन वह मुझे दे देंगे। ऐसा कहकर अनिका अपने काम पर लग जाती है और करीब 3 से 4 घंटे काम करने के बाद किसी नतीजे पर पहुँचती है। वह प्रीति और कौटिल को चिप दिखाते हुए कहती है, देखो इस चिप पर जो डॉट है वह वायरस है, जिन्हें बहुत बारीकी से लेयर कवर किया गया है। कौटिल कुछ समझ नहीं पाता। तब अनिका कौटिल से कहती है, जैसे तुम्हारे क्रिएट किए हुए कुछ मेल कोड्स तब वॉकिंग होते हैं जब वह किसी ठीक सॉफ्टवेयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक उसी तरीके से मानव को प्रभावित करने वाले वायरस प्रोटीन लेयर में तब तक डीएक्टिवेट रहते हैं जब तक उन्हें कोई हेल्दी बॉडी ना मिल जाए। और दुश्मन ने इसे प्रोटीन लेयर के ऊपर एक और लेयर क्रिएट की है जिसे एक्सरे के द्वारा जोड़ा जा सकता है, यानी डिकोड किया जा सकता है। अनिका प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, और आगे की कहानी तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि प्रीति कहती है, इसलिए जब मैंने उसे एक्सरे मशीन में डाला तो कुछ ही समय बाद उसकी बॉडी में वायरस एक्टिवेट हो गया और उसकी डेथ हो गई। इसे वायरस ने जो केमिकल क्रिएट किया उसकी केमिकल से यह छोटी सी चिप ब्लड में ही घुलने लगती थी। अनिका कहती है, बिल्कुल सही प्रीति कहती है, मुझे आपसे सिक्योरिटी को लेकर कुछ बातें डिस्कस करनी है। अनिका कहती है, अभी बहुत काम बाकी है, तुम लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। चलो खाना खाते खाते डिस्कस करते हैं। इसके बाद सभी लंच के लिए मारवा हाउस 2 में डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। तभी तेज़ कदमों से भूमिका मारवा हाउस में एंट्री करती है। वह आवाज़ लगाते हुए कहती है, अनिका तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। भाभी आई वाना टॉक टू यू। भूमिका की आवाज़ सुनकर सभी एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन भूमिका की निगाह सिर्फ अनिका पर पड़ती है। वह अनिका के पास आती है और अनिका के स्केच को अनिका के हाथ में रखते हुए कहती है,
मुझे यह जानना है कि तुम्हारे कहने पर यह मेल कोड्स किसने क्रिएट किए थे। अनिका बिना कोई जवाब दिए हल्के से मुस्कुरा देती है। भूमिका फिर कहती है, देखो अनिका, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब अभी चाहिए। प्लीज़ बताओ ना, यह किसने किया। अनिका जवाब देती है, जो तुम सोच रही हो वही सही है। भूमिका कहती है, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। अनिका जवाब देती है, ठीक है, तो मत कुछ सोचो, मत कुछ पूछो, आओ बैठकर हमारे साथ लंच करो। कुछ लक्षणों के लिए भूमिका चुप रहती है, फिर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसे तैयार करने वाला और कोई नहीं बल्कि। भूमिका कहते कहते चुप रह जाती है। अनिका अपने हाथ की हथेली से इशारा करते हुए कहती है, बिल्कुल सही, वही है। अनिका ने जिस दिशा में इशारा किया था भूमिका उसी तरफ देखने लगती है। बूट, कोट, पैंट, टाई, जेंटलमैन टाइप, वेल सेट हेयर और वेल मेंटेन बॉडी, ऑल ओवर कहा जाए तो डांसिंग पर्सनैलिटी में एक यंग मैन खड़ा था। भूमिका के लिए चेहरा काफ़ी जाना पहचाना था, लेकिन स्टाइल के साथ पहचानने में उसे कुछ सेकंड लगे थे। उसके बाद वह अनिका की तरफ हल्की नाराज़गी से देखने लगती है, मानो कह रही हो, तुम्हें इसके अलावा और कोई नहीं मिला। अनिका ने भूमिका के मन की बात को भांपते हुए कहा, वह तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। नथिंग टू वरी नाउ, ही इज़ ए टोटली चेंज मैन, ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क। चिंता की बात नहीं है, वह बिल्कुल बदल गया है। वह अपने काम को लेकर बहुत गंभीर है। भूमिका अनिका की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे इस कौटिल्य के साथ काम नहीं करना। इससे पहले कि अनिका कुछ कहती, कौटिल ने भूमिका से कहा, हेलो भूमि, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू। भूमिका ने जैसे ही कौटिल की तरफ देखा, उसकी आंखें कॉन्फिडेंस और शांति थी। भूमिका ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और सभी साथ में लंच के लिए बैठ गए थे। कुछ देर के बाद अनिका अपनी जगह से उठी और कहीं, प्रीति की मुझसे कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करनी है, तुम दोनों बैठकर बातें करते रहो और अपना लंच फिनिश करो, तब तक हम भी आते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों भूमि और कौटिल को साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। प्रीति कहती है, अनिका दी, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने अकादमी के बेस्ट 15 फीमेल फाइटर्स को ही फीमेल सिक्योरिटी के तौर पर अपॉइंट किया है। लेकिन मेरी समस्या कुछ और है। अनिका प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, दरअसल हमें पिछले कई सालों से सर्वेंट रिकॉर्ड चेक करने होंगे। जो भी लोग हमारे यहाँ सर्विस दे रहे हैं उनमें से कोई भी उनका प्लांट किया हुआ साथी हो सकता है और इतने लंबे समय में वह सबका भरोसेमंद भी होगा। इसलिए हमें उनके भरोसेमंद लोगों से दुश्मन की आंखों को ढूंढ कर निकलना है। अनिका कहती है, तुम्हें इस काम में कोई समस्या नहीं आएगी। अब्दुल तुम्हारी हर मदद करेगा। तुम्हें जो भी रिकॉर्ड चाहिए वह तुम्हें मिल जाएंगे। प्रीति कहती है, दरअसल वह मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। अभी यह जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसी जांच पड़ताल के दौरान हमने कई लोगों को आइडेंटिफिकेशन कालिंदी को चेंज करने की वजह यही बताई गई है कि कालिंदी को लीला से काम सीख लेना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर वह लीला की जगह दादी माँ की देख रेख कर सके। और इसलिए बच्चों के लिए न्यू केयर टेकर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कल उनके चाहने वाले ढूंढते हुए यहाँ तक आने वाले हैं, या फिर हमें इन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा। प्रीति कहती है, नहीं मैडम, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन्हें ड्रेस नहीं किया जा सकता। हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अनिका पूछती है, तुम्हें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। प्रीति, क्या मुझे उन मेहमानों को जांचने की ज़रूरत है। प्रीति जवाब देती है, आप निश्चित रहिए, जो काम आपने मुझे दिया है वह मैं ठीक तरह से पूरा कर लूँगी। अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं कह दूँगी। अनिका कहती है, ठीक है, और कोई प्रोग्रेस। प्रीति बताना शुरू करती है, मैंने उस औरत के सभी ऑर्नामेंट्स को बारीकी से चेक किया है। सामान्य से दिखने वाली वह औरत आसानी से 20 से 25 लोगों को मौत के घाट उतार सकती थी। उसके नाखूनों में जो पॉइजन पाया गया है उसे किसी की बॉडी पर जरा सा स्क्रैच करके बॉडी सेल्स में भेजा जा सकता है और उस जहर को अपना काम खत्म करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, यानी कि इतनी देर में पीड़ित की डेथ हो जाएगी। उसके हाथों से पहने हुए मोटे गोल कड़ों को देखने वाले छोटे छोटे डॉट्स कोई डिज़ाइन नहीं थे। दरअसल वह छोटी छोटी पिन्स थी जिस पर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों और फिर योगास हन्ना का जहर पाया गया है। उसकी ड्रेस पर
की गई कढ़ाई जिस वायर से की गई थी उसे सिर्फ एक झटके से बहुत ही आसानी से कपड़े से डिच किया जा सकता है, और यह कोई मामूली वायर नहीं है। इस तरह के वायर को क्रिमिनल सामने वाले को गला घोंटकर मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, सामान्य रूप से देखने पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि उन्होंने किसी तरह के गहने पहने हुए हैं, लेकिन जब मैंने उनके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की तब यह पता चला कि यह एक बहुत ही मजबूत रबड़ की लेयर से बने हुए थे, जो दिखने पर इतने ट्रांसपेरेंट थे कि ग्लव्स की मौजूदगी का पता ही ना चले। इनका इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए किया जाना संभव है। पहला, कहीं पर भी उनके फिंगरप्रिंट सबूत के तौर पर नहीं छूटेंगे, और दूसरा, वह जितने भी जहरीली चीज़ों को एक दूसरे पर इस्तेमाल करें उस जहर से खुद प्रभावित होने से बच सकेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन देते हुए प्रीति ने कहा, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी एक पल में कैसे ख़त्म करना है, इसका भी पूरा इंतजाम किया हुआ था। उस औरत के नाक में पहना हुआ मोती सिर्फ एक मोती भर नहीं था, बल्कि कांच की बारीक लेयर में बना पॉइजन था, जिसे मरकरी से बनाया गया था। इस कांच की लेयर को बहुत आसानी से तोड़ना संभव है, और उसके टूटते ही वह जैसे ही सांस के साथ अंदर जाएगा, वह सीधा दिमाग में जाकर ब्रेन हैमरेज करेगा, और नोस्ट्रल से ब्लड आने के साथ साथ इंसान की मौत भी हो जाएगी। इस तरह एकाएक करके प्रीति सभी डिटेल्स अनीका को दे देती है। सारी बातों को सुनने के बाद अनीका कहती है, तुमने उनके शरीर पर मौजूद सभी ऑर्नामेंट्स को अच्छे से चेक कर लिया है ना? गुड वर्क। लेकिन क्या तुमने उसके बालों को चेक किया? प्रीति आश्चर्य से अनीका की तरफ देखने लगती है। अनीका कहती है, एक बार उन्हें भी चेक कर लेना, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जहाँ एक तरफ अनीका और प्रीति दुश्मन की हर एक चाल को नाकामयाब करने की तैयारी में लगे थे, वहीं दुश्मन एक ऐसी बेहतरीन चाल चलना चाहता था जिसका अंदाज़ा भी ना हो और ना ही उसे कोई तोड़ सके। युवराज अपने आदमी बाबूराव से कहता है, कल की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, अगर कोई चूक रही हो तो भगवान से मिलने के लिए तैयार रहना। बाबूराव जवाब देता है, भैया जी कोई चूक नहीं होगी, कालिंदी से बात हो गई है, उसे सभी कुछ समझा दिया गया है और हमने अपनी तरफ से बाकी की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। फिर एक फ़ाइल देते हुए कहता है, भैया जी कल की मीटिंग के लिए प्रपोज़ल तैयार है, एक बार इसे भी देख लीजिए। भूमिका और कौटिल्य अपना लंच पूरा कर चुके थे। तभी अनीका और प्रीति भी वहाँ पहुँचते हैं। तभी कालिंदी वहाँ आती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए अनीका से कहती है, मैडम जी मुझे बच्चों की देख रेख करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। छोटा मुँह और बड़ी बात, बच्चों से अलग ही अपनापन और लगाव हो गया है। आपसे एक विनती है कि कल छुट्टी का दिन है, कम से कम मुझे एक आखिरी दिन कल भर के लिए बच्चों के केयर टेकर रहने दीजिए। मैं बच्चों के साथ इस दिन को अच्छे से बिताना चाहती हूँ। इसके बाद जैसे आपकी इच्छा मैं वैसा ही करूँगी। कालिंदी की इस हरकत पर प्रीति का शक और भी गहरा होता जाता है। प्रीति और अनीका की आंखों में आंखें एक दूसरे से कुछ कह देते हैं। फिर अनीका कालिंदी से कहती है, कालिंदी इसमें हाथ जोड़ने या प्रार्थना करने जैसा कुछ नहीं है। तुम बच्चों के साथ कल का दिन बिताना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। कालिंदी कहती है, थैंक यू मैडम जी। उसके बाद कालिंदी वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, जान बची तो लाखों पाए। अगर कल मुझे योगराज भैया ने यहाँ नहीं देखा तो कल का ही दिन मेरी शहादत का दिन होगा। अब जिंदा रहूँगी तब खुशियाँ मनाऊँगी, अगर मर गई तो फिर कैसे आज़ादी। कौटिल्य प्रीति से कहता है, मेरे लायक कोई काम है या मुझे अब चलना चाहिए? प्रीति कहती है, फ़िलहाल तो मैं मैनेज कर लूँगी, अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कौटिल्य सबको सी यू लेटर कहकर वहाँ से निकल जाता है। रात हो चुकी थी। रोहित बेसब्री से अनीका का बेडरूम में इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही अनीका अपने बेडरूम में लौटती है, रोहित अनीका से कहता है, यह सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम चाहो तो उन्हें एक पल में ख़त्म कर सकती हो। अनीका जवाब देती है, यह पहला दुश्मन नहीं है जिसे पावर ड्रग चाहिए। अगर इस तरह से हम सबको ख़त्म करने निकलेंगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस बार कुछ ऐसा करना है कि मौत सिर्फ उस दुश्मन की हो जिसे अमर होना है, बाकी सब अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी सकें। उन्होंने ब्रेन वॉश करके लोगों की फ़ौज खड़ी की है और इसका बेहतरीन दौर मेरे पास है, बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। रोहित कहता है, ठीक है, उन्हें हम बाद में देख लेंगे, पहले एक दूसरे को देख लेते हैं। ऐसा कहकर अनीका को अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अनीका अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी दोनों बाहें रोहित के गर्दन में डाल देती है और कहती है,
मुझे समझ नहीं आता कोई हमेशा एक ही मूड में कैसे रह सकता है। रोहित जवाब देता है, जिसकी वाइफ तुम्हारे जैसी हो वह रह सकता है। अनिका अपने सर पर अपना एक हाथ मार लेती है और रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, आर यू रेडी फॉर योर सरप्राइज? अनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखें बहुत सारी हैरानी लेकर देखते हुए कहती है, सरप्राइज? और वो भी यहाँ बाथरूम में? किसी मिडिल क्लास फैमिली के बेडरूम से भी बड़ा और लग्जरियस था उनका बाथरूम। जैसे ही अनिका की निगाह बाथ टब पर पड़ती है, उसमें भरा हुआ पानी और पानी के ऊपर बिखरी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ, उसके चारों तरफ जलती हुई कैंडल्स इतना खूबसूरत एहसास छोड़ रही थी कि कोई भी देखकर उसकी तरफ खींचा चला जाए। पर अनिका को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं था। रोहित मारवा की डांसिंग पर्सनालिटी तो किसी भी आउटफिट में उसे स्मार्ट लुक देती थी। 6 फीट 2 इंच की हाइट पर मजबूत मसल्स जो कभी भी अनिका को कोमलता का एहसास दिलाना नहीं भूलती थी। रोहित मारवा की आंखें, जिसमें अनिका के लिए बेहिसाब परवाह और बेइंतहा प्यार, पूरी दुनिया को रोहित के दिल का हाल बयान कर देती थी। इस वक्त इनफॉर्मल वे में भी रोहित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। अनिका रोहित मारवा से कहती है, मुझे नीचे उतारो। रोहित मारवा बड़े ही प्यार से जवाब देता है, नहीं अभी नहीं। ऐसा कहकर रोहित मारवा अनिका को अपनी बाहों में लिए बाथ टब की तरफ बढ़ता है। अनिका यह समझ चुकी थी कि रोहित मारवा उसे उसी तरह उठाकर बाथ टब में ले जाने वाला है, लेकिन रोहित मारवा बाथ टब के पास पहुंचकर उसकी दाईं ओर चला जाता है और अनिका को अपनी बाहों से नीचे उतार कर पास में खड़ा कर लेता है। फिर बड़ी ही आहिस्ता से अनिका को पीछे की तरफ से हक करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने हाथों में लेते हुए सामने वाली वॉल पर रख देता है। अनिका जब तक खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुकी थी कि वह आज रात रोहित मारवा की रोमांटिक नाइट से बचने वाली नहीं है। अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह पूछती है, क्या यही है तुम्हारा सरप्राइज? रोहित मारवा जवाब देता है, नहीं, यह तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, और वह भी तब तक जब मेरी वाइफ सरप्राइज से खुश होकर मेरे साथ खूबसूरत कैंडल लाइट नाइट स्पेंड करेगी। अनिका कहती है, कैंडल लाइट डिनर समझ आता है, अब यह कैंडल लाइट नाइट क्या होता है? रोहित मारवा अनिका के कंधों पर झुकते हुए अपने गालों को अनिका के गालों से स्पर्श करता है और कहता है, सामने देखो। अनिका जैसे ही दीवार पर सामने की तरफ देखती है, रोहित मारवा अनिका के हाथ को अपने हाथ से हल्का सा पुश करता है। अनिका की पूरी हथेली दीवार को टच करती है। तभी दीवार पर ऑटोमेटिक लाइट रिफ्लेक्शन और कंप्यूटराइज एक्टिविटी दिखाई देने लगती है। फाइनली लिखा हुआ आता है, परमिशन ग्रांटेड, डोर लॉक एक्सेस। अनिका सच में ही सरप्राइज हो जाती है और रोहित मारवा की तरफ देखती है। रोहित मारवा हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, चलो। ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता है और अनिका और रोहित मारवा लिफ्ट के जरिए नीचे की तरफ चले जाते हैं। एक बार फिर से लिफ्ट चेंज करते हैं और अंडरग्राउंड एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। रोहित मारवा कुछ कोड के अनिका को देता है और एक्सेस करने के लिए इशारा करता है। अनिका डोर को ओपन करती है और रोहित मारवा के साथ अंदर चली जाती है। फिर चारों तरफ देखने लगती है। रोहित मारवा कहता है, यह है तुम्हारा सरप्राइज़, मेरी बीवी की अंडरग्राउंड सीक्रेट रिसर्च लैब। अनिका पूछती है, इतनी जल्दी? लेकिन कैसे? रोहित मारवा जवाब देता है, यह सवाल बाद में, पहले अच्छी तरह से चेक कर लो तुम्हारी ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं या कुछ और इंतज़ाम बाकी है। यह एक काफ़ी बड़ी जगह थी। किसी भी मॉडर्न संस्थान द्वारा बनाई जाने वाली बड़ी बड़ी रिसर्च लैब को यह टक्कर देती थी। सब कुछ मॉडर्न और ऑटोमेटिक था। तभी अनिका की निगाह वहाँ खड़ी एक स्टैचू पर पड़ती है। अनिका उसे देखने लगती है। तभी उसमें से आवाज़ आती है, हेलो मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? रोहित मारवा अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम्हें सीक्रेट लैब चाहिए तो असिस्टेंट भी सीक्रेट होनी चाहिए। अनिका रोहित मारवा की तरफ देखती है और रोहित मारवा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यहाँ पर साफ़ सफाई करने से लेकर तुम्हें असिस्ट करने तक के लिए रोबोट है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित मारवा कहता है, और इन सभी चीज़ों से भी ज़रूरी बात, इस लैब के 3 ईजी एग्ज़िट हैं। एक जहाँ से हम आए हैं, दूसरा मारवा हाउस के इस एरिया में एक वॉल पर मारवा हाउस के नक्शे पर पॉइंट आउट करते हुए कहता है। अनिका कहती है, और तीसरा? रोहित मारवा जवाब देता है, पूरे मारवा हाउस से करीब 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ
नक्शे पर पॉइंट आउट कर देता है। मार्केट के बीचों बीच बने हुए इस घर के अंदर अनिका रोहित मारवा की इस सरप्राइज से बहुत इम्प्रेस होती है। वह रोहित मारवा की तरफ मुड़ती है और अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल देती है और कहती है, आई लाइक इट। रोहित मारवा अनिका को अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, बस आई लाइक इट। अनिका मुस्कुराती है और अपनी बाहों को और कसते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर यही रहने के बाद रोहित मारवा कहता है, तुम जब चाहो तब से अपना काम शुरू कर सकती हो। वैसे मैंने यह तुम्हें हमारी एनिवर्सरी पर गिफ्ट करने के लिए तैयार करवाई थी, ताकि तुम्हारे बिजी शेड्यूल में से कुछ मैं अपने लिए चुरा सकूं। अनिका पीछे हटती है और रोहित मारवा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ठीक है, तो मैं इसे एनिवर्सरी ही मान लेती हूँ। अब चलो, हमारी एनिवर्सरी की कैंडल लाइट नाइट भी बाकी है। फिर रोहित मारवा का हाथ पकड़कर वापस जाने लगती है। रोहित मारवा के चेहरे पर अनिका की खुशी देखकर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह किसी छोटे बच्चे की तरह अनिका के पीछे पीछे चलने लगता है। आज की सुबह मारवा हाउस में खास चहल पहल लेकर आई हुई थी। वैसे तो आने जाने वालों का तांता मारवा हाउस में हमेशा ही लगा रहता था, लेकिन आज दुश्मन ही मेहमान बनकर आने वाले थे। आज छुट्टी का दिन था और रोहित मारवा रूटीन वर्कआउट ख़त्म करके मारवा हाउस 2 में ब्रेकफास्ट टेबल पर लौट आया था। कालिंदी सुबह से ही कामों में जुटी हुई थी। अपने हाथ पैरों के साथ साथ उसकी निगाह भी चारों तरफ दौड़ रही थी, लेकिन प्रीति और अब्दुल अपना पूरा काम एक रात पहले ही निपटा चुके थे। उन्होंने कहीं पर भी कोई लो फॉल्ट नहीं छोड़ा था। अब इंतज़ार था तो सिर्फ यह देखने का कि वह खास मेहमान यहाँ आकर क्या करने वाले हैं। इन दोनों के साथ साथ कोटिल भी पहले से ही सीक्रेट अंडरग्राउंड में अपने लैपटॉप और सभी चीज़ों के साथ तैयार बैठा था। वैसे तो मारवा कंपनी के पास बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अनिका खुद एक बेहतरीन कंप्यूटर हैकर थी। उसके बावजूद अनिका ने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए कोटिल को ही मदद से कोटिल विश्व की बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी की थी। इसलिए वह हर हाल में अनिका और रोहित के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। दूसरा, अनिका चाहती थी कि भूमिका, जो एक बेस्ट पुलिस ऑफिसर थी, वह कोटिल को लाइफ पार्टनर बनाकर और भी मजबूत बन सके। साथ ही कोटिल भूमिका के लिए बेस्ट चॉइस में से एक था। इसलिए अनिका ने अच्छी तरह सोच समझकर यह प्लान किया कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दूसरे के करीब आने के अवसर बढ़ेंगे। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इधर योगराज अपने आदमियों के साथ मीटिंग के लिए मारवा हाउस पहुंच जाता है। मीटिंग मारवा हाउस के ऑफिस में रखी गई थी, जो कि टॉप फ्लोर पर बना हुआ था। योगराज अपने साथ प्रोफेशनल कंप्यूटर हैकर्स, बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में साथ लेकर आया था, ताकि काम को बिना किसी अड़चन के पूरा कर सके। जहां एक तरफ ऑफिस में मारवा और योगराज की मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ योगराज के आदमी अलग अलग बने मारवा हाउस में इधर उधर घूम रहे थे। किसी को वॉशरूम जाना था तो किसी को हाथ में कट लगने की वजह से उसे फर्स्ट एड करनी थी। किसी का फ़ोन ऊपर से नीचे गिर गया था तो किसी की मारवा हाउस को देखने की दिली ख्वाहिश थी। रोहित मारवा के इशारे पर चिराग मेहता योगराज से पूछता है, यह ऑफर मारवा ऑफ कंपनी के लिए ही क्यों? यह डील आप किसी और के साथ भी कर सकते थे। योगराज रोहित मारवा की तरफ देखते हुए जवाब देता है, आज हम किसी काम आएंगे तभी तो कल किसी मदद की उम्मीद कर सकेंगे, और रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। वैसे भी मारवा साहब हमारी पुरानी जान पहचान है, और पुरानी जान पहचान किसी रिश्तेदारी से कम नहीं होती, क्योंकि मारवा साहब सही कहा ना। रोहित मारवा बिना किसी एक्सप्रेशन के योगराज की तरफ देखता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। चिराग मेहता जवाब देता है, आपकी डील हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और आपके साथ हम यह डील कर सकेंगे या नहीं, यह सब देखकर हम आपको जवाब देंगे। योगराज कहता है, अब इसमें देखना क्या है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। हम आपको यह प्रोजेक्ट दिलवाएंगे और प्रॉफिट का 5% आप हमें दे दीजिए। मार्केट में 20-30% का रेट है, लेकिन हम इस नुकसान को सिर्फ इस खास रिश्ते के लिए उठाने को तैयार हैं। चिराग मेहता फिर से कहता है, मैंने कहा ना, हम इसे स्टडी करने के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। योगराज जवाब देता है, ठीक है भाई, आप भी पक्के बिजनेसमैन हो, टाइम तो लगेगा ही, ले लीजिए जितना टाइम लेना है।
अंत में आप यह डील साइन जरूर करेंगे, इससे अच्छा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, घर तक आए हैं तो खाना जरूर खा के जाइएगा। ऐसा कहकर वह योगराज के जाने से पहले ही बाहर की तरफ निकलने लगता है। योगराज अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, हमने तो सुना था कि मारवा हाउस की मेहमान नवाजी 7 स्टार होटल को भी फेल करती है, पर मारवा हाउस आने के बाद लगता है कि हमें तो किसी ने गलत ही कहा था। चिराग मेहता योगराज से कहता है, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। आप सभी के खाने पीने का इंतजाम नीचे लॉबी में किया गया है, आप मेरे साथ आइए। योगराज कहता है, हमारे घरों में खाने पीने की कोई कमी नहीं। जब मेजबान ही उठकर चले गए तो फिर मेहमान नवाजी कैसी। रोहित चलते चलते दरवाजे तक पहुंच चुका था। योगराज की बात सुनकर वह अपनी जगह पर रुक जाता है। चिराग मेहता कहता है, सर को और भी बहुत काम है, आप मेरे साथ चलिए। योगराज कहता है, अगर मारवा साहब के पास हमारे लिए जरा सा वक्त नहीं तो हम यह समझकर वापस लौट जाएंगे कि आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। आपको हमारे लिए कोई भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि रोहित मारवा के सामने इतना बोल सके। दूसरा, रोहित मारवा को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह खुद चाहता था कि योगराज उसकी आंखों के सामने ही रहे। इसीलिए पलटकर कहता है, मारवा खानदान पर कोई होने वाला मंत्री इतना बड़ा आग लगाए, यह ठीक नहीं। फिर आगे कहता है, क्या इस प्रोजेक्ट पर विशंभर नागर ने सहमति नहीं जताई? विशंभर नागर मार्केट में उभरता हुआ वही तीसरा नया कंपटीटर था जो योगराज की मदद से खड़ा हो रहा था, जिसके सभी धंधे गैर कानूनी और काले थे। योगराज ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि रोहित की तरफ से उसे ऐसे किसी सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह भी खेला हुआ पक्का राजनीतिक खिलाड़ी था। उसने बात को संभालते हुए जवाब दिया, मारवा साहब, कहाँ वह कहाँ आप, भला उसके लिए हम इतना नुकसान उठाएंगे? मैंने कहा ना, यह प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी दोस्ती की मजबूती के लिए है। रोहित जवाब देता है, खैर इन सब बातों को जाने दीजिए, चलो ठीक है, आपकी मेहमान नवाजी रोहित मारवा खुद करेगा। ऐसा कहकर योगराज के साथ लॉबी में चला जाता है, जहां सभी आने जाने वालों के खाने पीने और आराम करने का इंतजाम किया जाता था। योगराज को लग रहा था कि अगर रोहित मारवा उसके साथ रहेगा तो उसके साथ ही अपना काम आसानी से कर पाएंगे, जबकि मारवा हाउस अपने आप में किसी किले से कम नहीं था और उसकी किलाबंदी इतनी मजबूत थी कि अनचाही चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। यहाँ एक तरफ योगराज अपने साथियों के साथ मारवा हाउस में अपनी समस्या के समाधान को ढूंढने में लगा था, वहीं एक और मेहमान की अचानक से मारवा हाउस 2 में एंट्री होती है। यह मेहमान और कोई नहीं बल्कि अनिका की अपनी नानी अंजलि, मामी, कजिन श्वेता व मामा किशन मल्होत्रा थे, जिन्होंने यहाँ पर अनिका की चिंता खींच लाई थी। इस तरह से अचानक आकर एक तो वह अनिका को सरप्राइज देना चाहते थे, दूसरी सच की तह तक पहुंचना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि रोहित मारवा और अनिका के रिश्ते का सच क्या है। श्वेता अनिका को देखते ही उसके गले से लग जाती है और कहती है, अनिका दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती, आपको अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अंजलि मामी और किशन मामा दोनों बारी बारी अनिका के सिर पर हाथ रखते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। अंजलि मामी अनिका को गले लगाते हुए कहती है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बेटी बिल्कुल सही है। तुम ठीक तो हो ना अनिका? अनिका के जवाब देती है, हाँ मामी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किशन मामा कहते हैं, बेटा तुम हमें पहचानती तो हो? अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, जी मामी जी, मुझे बच्चों ने सभी की फ़ोटो दिखाकर और उनके किस्से सुनाकर सभी के नाम और चेहरे याद करवाए हैं। वहीं कुछ मीटर दूर कान में ब्लूटूथ लगाकर सिक्योरिटी गार्ड जैसे दिखने वाले 2 व्यक्ति अनिका की यह बात सुनते ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उसके बाद अनिका अपने धीमे कदमों से नानी माँ की व्हील चेयर के पास जाती है और उनके घुटनों के पास बैठ जाती है और कहती है, नानी माँ, क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? नानी माँ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह बड़े प्यार से ही अनिका के सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके चेहरे तक ले जाती है। फिर अपने दोनों हाथों में अनिका के चेहरे को लेकर कहती है, भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे, उसे हर मुसीबत से बचाए। ना जाने मेरी बच्ची की किस्मत में किसने कितनी तरह की परेशानियां लिखी हैं, वह सारी परेशानियां मुझे दे दे और मेरी बच्ची को सुख में रहने दे। जैसे ही रोहित मारवा को पता चलता है कि मल्होत्रा परिवार मारवा हाउस में आया है, वह तुरंत उनसे मिलने के लिए चला आता है। रोहित पूरे परिवार की बहुत इज्जत करता था। साथ ही मारवा परिवार और मल्होत्रा परिवार के बीच पुराने बिजनेस रिलेशंस भी थे।
रोहित मारवा नानी माँ, अंजलि मामी और किशन मामा को नमस्ते करने के बाद उनसे हालचाल पूछता है। उसके बाद वह यह कहकर किशन मामा को साथ में लेकर चला जाता है। आप लोग बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। आइए मामा जी। नानी माँ कहती है, श्वेता वह जो सरप्राइज तुम अनिका के लिए लेकर आई थी, जरा वह तो दिखाओ। श्वेता कहती है, जी नानी माँ। उसके बाद अपना लैपटॉप ऑन करके मुस्कुराते हुए श्वेता कहती है, अनिका दीदी, यह सरप्राइज मेरी तरफ से नहीं बल्कि मामी की तरफ से है। मामी ने यह आपको 10th एनिवर्सरी के लिए सेव करके रखी थी, लेकिन हम सभी को लगा कि आपको इसकी ज़रूरत अभी ज़्यादा है। किशन मामा कहते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चों के साथ साथ हम भी पुरानी मीठी यादों को बढ़ाने में हेल्प करें। अनिका बोल उठती है, लगता है कि मेरी एनिवर्सरी के सारे गिफ्ट मुझे अभी मिलने वाले हैं। अंजलि मामी कहती है, क्या मतलब बेटा अनिका? अनिका कहती है, कुछ नहीं मामी जी, मैं कह रही थी दिखाइए क्या सरप्राइज है। इसके बाद श्वेता वह वीडियो अनिका को दिखाने लगती है जिसे उसने मर्ज कई वीडियो को मिलाकर तैयार किया गया था। करीब 1 घंटे तक बैठकर सभी उन वीडियोज को देखते रहते हैं। उन सभी यादों को देखकर अनिका एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी के पलों को जीने लगती है। अनिका का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अंजलि मामी अनिका से धीमी आवाज़ में पूछती है, अनिका अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अनिका कहती है, पूछिए मामी जी। अंजलि मामी कहती है, क्या तुम्हारे और रोहित मारवा के बीच कुछ अनबन चल रही है? अनिका हैरानी से मामी की ओर देखने लगती है। तभी नानी माँ बोलती है, बेटी रोहित मारवा की आंखों में तुम्हारे लिए वही प्यार नजर आता है जो तुम्हारी माँ के लिए कभी करण गुलेरिया की आंखों में नजर आता था। रोहित मारवा तुमसे बेहद प्यार करता है, यह बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक औरत के साथ 4 दीवारी के बीच में उसके पति के रिश्ते कैसे हैं, यह केवल उसका दिल जानता है। अगर रोहित का व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है तो तुम जरा उससे अलग हो सकती हो। तुम्हारा यह परिवार हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन बेटी, अगर यह गलतफहमी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल गई हो, तो रोहित मारवा को थोड़ा वक्त दो, उसके साथ घूमो फिरो, बातें करो और फिर तय करो कि आगे क्या करना है। तुम पढ़ी लिखी, समझदार, सुंदर, सुशील और आत्मनिर्भर लड़की हो। अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारा हाथ थामने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोच समझकर अपना अगला कदम रखना, क्योंकि बीवी अगर तुम्हारे जैसी हो तो उसे कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे समझकर उन्हें पिता का प्यार देना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तभी श्वेता अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहती है, दीदी वैसे तो मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ और मेरी समझने की शक्ति आपके जितनी नहीं। लड़कों को समझने की सेंस, महसूस करने की शक्ति आपके पास है, वह सामान्य लड़कियों के पास नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अनिका श्वेता की तरफ देखने लगती है। श्वेता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर ज़्यादा समय साथ रहने की वजह से वाद विवाद बढ़ने लगे और कुछ समझ ना आए तो कुछ दिनों के लिए दूर रहना एक बेहतर ऑप्शन है, ताकि दिमाग को फ्री होकर सोचने का मौका भी मिल जाए और एक दूसरे से दूर होने पर एक दूसरे की वैल्यू भी पता चल जाए। तभी नानी माँ कहती है, बेटी इसीलिए हमारे ज़माने में बेटियां हर तीज त्योहार पर महीनों अपने मायके में रहा करती थी। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जो हो जाए, तुम्हारी नानी माँ के घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन हम सबके साथ आकर रहो, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा और तुम्हें सोचने का वक्त भी मिल जाएगा। तभी अंजलि मामी कहती है, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें भी तुम्हारे साथ रहने का मौका मिल जाएगा। फिर उदास चेहरे से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन अगर तुम्हें सिक्योरिटी इशू लगे और तुम अपने मामा मामी के घर आना ठीक ना समझो तो तुम कुछ दिन के लिए अपने पापा के पास गुलेरिया हाउस चली जाओ। इस वक्त वहाँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड श्रेया को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की भी। तभी रोहित मारवा और किशन मामा वहाँ आ पहुँचते हैं। रोहित मारवा सभी को खाने के लिए इनवाइट करता है। सभी साथ में बैठकर हंसी मजाक करते हैं और खाना खाते हैं। उसके बाद दादी माँ सुहासिनी मारवा को मिलकर वापस मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते भर मल्होत्रा परिवार अनिका के बारे में ही बातें कर रहा था। वहीं दूसरी ओर योगराज और उसके साथी भी इसी बारे में बातें कर रहे थे। बाबूराव कहता है, भैया जी, अनिका गुलेरिया और उसके मामा के परिवार की बातें सुनने के बाद यही समझ में आया है कि अनिका की याददाश्त सच में चली गई है। इतना ही नहीं, रोहित और अनिका के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं हैं। वह लोग अनिका को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
योगराज लगभग चिंता करते हुए कहता है, यह सब तो ठीक है, यह बताओ कि अपने आदमियों का कुछ पता चला कि नहीं, क्योंकि अगर कुछ धन का हाथ नहीं लगा है तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहना। योगराज के सभी आदमी एकदम खामोश हो जाते हैं और तिरछी निगाहों से बाबूराव की ओर देखते हैं। बाबूराव सबकी हालत समझते हुए बात को संभालते हुए कहता है, भैया जी, हमारे आदमियों ने पूरी कोशिश की। हमारे आदमी अपनी डिवाइस की मदद से 200 मीटर के घेरे में उन्हें आसानी से ट्रेस कर सकते थे, लेकिन वहां उन दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं था। हमारे आदमियों ने अच्छी तरह चेक किया है, वहां से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। योगराज कहता है, तुम्हारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन रोहित मारवा के हाथ कोई सुराग लग जाए, ऐसा कोई निशान पीछे छोड़कर तो नहीं आए। तभी योगराज का एक दूसरा आदमी बोलता है, जो सिक्योरिटी गार्ड बनकर साथ में गया था, नहीं भैया जी, हम अपने साथ जो सब कुछ लेकर गए थे उसे वापस ले आए हैं। हमने कुछ भी वहाँ नहीं छोड़ा है और हमारी चीज़ों को पहचानना उनके कैमरों के बस की बात नहीं है। तभी योगराज बाबूराव की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अम्मा साहिब को खबर कर दो। उधर मारवा हाउस में अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड में जाती है और देखती है कि भूमि, कोटिल और प्रीति तीनों के चेहरे लटके हुए थे और उनके चेहरों पर कन्फ्यूजन नजर आ रही थी। अनिका पूछती है, क्या कोई चिंता वाली बात है? भूमिका कहती है, नहीं। अनिका फिर पूछती है, तब तुम तीनों इस तरह चेहरे लटका कर क्यों बैठे हो? भूमिका जवाब देती है, अगर तुम्हारा यह कोटिल आज बीच में नहीं आता तो मैं उन सभी को अच्छा सबक सिखा देती। किसी को पता भी नहीं चलता कि वह यहाँ आए भी थे या नहीं। दरअसल इसी बात को लेकर भूमिका और कोटिल के बीच में काफ़ी देर से बहस चल रही थी और अंत में प्रीति के बीच बचाव करने के बाद सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। बात को संभालते हुए प्रीति जवाब देती है, दरअसल इन लोगों को दुश्मनों के जानवरों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। अनिका कन्फ्यूजन से प्रीति की तरफ देखती है। तभी कोटिल कहता है, मैं समझाता हूँ, यहाँ देखो स्क्रीन पर। वीडियो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह रेंगता हुआ सांप। दूसरी फोटेज को बड़ा करते हुए कहता है, यह उड़ता हुआ काला हरा, यह दोनों ही चलते फिरते माइक्रो कैमरा है। फिर कुछ और फोटोज को दिखाते हुए कहता है, यह दिखने वाली बटरफ्लाई जो कि माइक्रोफोन है, इनकी रेंज करीब 200 से 300 मीटर तक रही होगी। इट इज ए हाई टेक्नोलॉजी। अनिका कहती है, होगी मतलब? कोटिल कहता है, जाते जाते वह अपनी सभी चीज़ों को साथ ले गए हैं, सबूत के तौर पर हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं, जिससे कि हम उनकी सही रेंज का पता लगा सकें। भूमिका कहती है, क्रिमिनल चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, कोई ना कोई चूक करता ही है। उन्हें यह ख्याल ही नहीं आया कि उनके स्वागत में हम यहाँ पलके बिछाए बैठे होंगे। बेशक वह यहाँ कुछ छोड़कर नहीं गए, लेकिन यहाँ लाए क्या क्या थे, हमारी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं। तभी कोटिल कहता है, उन्होंने अपने माइक्रोफोन के जरिए जो कुछ भी सुना वह सब हमारे पास रिकॉर्ड है। उनके माइक्रोफोन और कैमरा को हमने हैक किया और उनके पास यहाँ से जो भी फुटेज और रिकॉर्डिंग गई हैं उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। नथिंग टू वेरी। तभी भूमिका कहती है, लेकिन हमने उनकी गाड़ियों में माइक्रोफोन छिपा दिए हैं और उनकी सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भूमिका अनिका से पूछती है, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे और रोहित के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दुश्मनों को इस बात की खबर है और मुझे घर में होकर कुछ भी नहीं पता। अगर उस रोहित ने तुम्हें परेशान किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वह मेरी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? भूमिका की बात सुनकर अनिका अपने सिर पर हाथ रख लेती है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका ने अगर कुछ सोच लिया तो उसे रोक पाना नामुमकिन था, क्योंकि वह अपने आगे किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। अब रोहित मारवा की क्लास लगना तय था। जिस रोहित मारवा के पास फटकने से भी घर के लोग परहेज करते थे, भूमिका उसे भी कुछ भी कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। तभी प्रीति भूमिका मारवा का रास्ता रोक लेती है और कहती है, भूमिका, अभी काफ़ी रात हो गई है, क्या आप यह सब कल सुबह के लिए नहीं छोड़ सकती? प्लीज़, जब आपके भाई भाभी को साथ में वक्त मिलेगा तभी तो उनके बीच की उलझनें दूर होंगी। भूमिका कुछ देर अपनी जगह पर खड़े रहकर कुछ सोचती है, फिर कहती है, ठीक है। तभी प्रीति के फ़ोन पर रिंग सुनाई देती है। यह कॉल ओमकार की थी। प्रीति अनिका से कहती है, मुझे लगता है कि अब हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। अनिका गुलेरिया गर्दन हिला देती है। दोपहर के वक्त अनिका स्टडी कर रही थी। तभी एक 4x4 इंच का पार्सल बॉक्स अनिका के पास आता है। उस बॉक्स पर लिखा हुआ था, लेफ्ट हैंड थंब फिंगरप्रिंट। अनिका गुलेरिया के फिंगरप्रिंट से इस बॉक्स को अनलॉक करती है। बॉक्स के अंदर एक फोल्ड किया हुआ पेपर था।
अनिका उस लेटर को पढ़ती है और उसके बाद उसे जलाकर पूरी तरह ख़त्म कर देती है। शाम के करीब 5 बजे अनिका गुलेरिया मारवा हाउस से अपनी कार लेकर निकल जाती है और लेटर में दिए गए एक मॉल के एड्रेस पर एक शॉप में अंदर आती है। यह कपड़ों का एक स्टोर रूम था। वह चारों तरफ घूम घूर कर लेटर भेजने वालों को खोजने की कोशिश कर रही थी। तभी ब्लैक मास्क पहने हुए एक पुरुष के वेश में स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे आंखों से नहीं, दिल से ढूंढने की कोशिश करोगी तो आसानी से सफल हो पाओगी। यह आवाज़ स्वाति मल्होत्रा की थी। अनिका तुरंत स्वाति मल्होत्रा को पहचान लेती है। स्वाति मल्होत्रा अनिका गुलेरिया को एक बहुत पुरानी सी दिखने वाली किताब देती है और धीमी आवाज़ में पूछती है, बताओ वह कौन है जो पावर ड्रग की फैक्ट्री का राज जानता है। अनिका गुलेरिया कहती है, आप लौटकर पापा के पास क्यों नहीं आई? अगर मेरे जन्म के वक्त हालात ठीक नहीं भी थे तब भी आप बाद में उन्हें सब कुछ सच बता सकती थी। आप उनकी ज़िंदगी में वापस लौट सकती थी। आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी पावर्स हासिल की। उनके सहारे अगर आप खुद छुप कर रह सकती थी तो पापा को भी अपने साथ रख सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? अनिका गिड़गिड़ाते हुए कहती है, आप यह जानती थी कि आपकी एक बेटी है। वह जिस इंसान से प्यार करती है उसका प्यार आपके लिए सच्चा है, लेकिन पापा पूरी ज़िंदगी गलतफहमी के साए में जिए। क्या आप जानती हैं यह एहसास कितना तकलीफ़देह है कि जिस इंसान से आप सच्चा प्यार करते हैं वह इंसान धोखेबाज है। महसूस करके देखो कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ झेली, सबके साथ होते हुए भी अकेले जिए। वह तो यह भी नहीं जानते थे कि उनकी अपनी कोई औलाद भी है। उनके साथ इतना अन्याय क्यों? आपसे उनकी मुलाकात हो सके इसके लिए वह अपनी सांसें तक छोड़ने के लिए तैयार थे। क्या सच्चे प्यार का ऐसा अंत सही है? स्वाति मल्होत्रा प्यार से जवाब देती है, पापा की लाडली बेटी, यह जगह इन सब सवालों को करने के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। अनिका, तभी मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। जब तब नहीं तो कम से कम अब सही आपको पापा से मिलना चाहिए। स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम्हारे सवालों के जवाब लंबे हैं, इसीलिए पहले तुम बताओ। अनिका गुलेरिया का राज वही जानता है जिस पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, उसकी स्मार्टनेस की वजह से इस राज की जानकारी मुझसे भी पहले उसे हुई। यह तक कि मुझे भी यह राज उसी ने बताया। अनिका पूछती है, क्या अब आप मुझे बताएंगे कि आपको उस पर भरोसा क्यों नहीं? स्वाति मल्होत्रा जवाब देती है, ठीक है, तुम यह साबित करो कि उसे पावर ड्रग से नहीं बल्कि तुमसे प्यार है। साबित करो कि वह तुम्हारे हिस्से की मौत अपने सीने पर झेल सकता है। उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। अगर तुम ऐसा कर पाई तो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगी। अनिका गुलेरिया सवाल का जवाब चाहिए और आपको वह जवाब देने ही होंगे। स्वाति मल्होत्रा कुछ क्षणों के लिए चुप रह जाती है, फिर कुछ सोचकर कहती है, अच्छी बात है। अगर तुम यह साबित कर देती हो कि उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है और तुम दमयंती देवी के साम्राज्य को ख़त्म करने में कामयाब हो जाती हो, तो मैं यह मान लूँगी कि मेरी बेटी इस लायक हो चुकी है कि वह हर चीज़ सच जान सके। वह हर राज को संभालने लायक हो चुकी है। तब मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और साथ ही तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश भी पूरी करूंगी। अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, वैसे उसने मेरी किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे यह मंजूर है। तभी कुछ याद करके अनिका कहती है, हाँ, मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। स्वाति कहती है, कहो। इससे पहले कि अनिका कुछ पूछ पाती, अचानक ही कुछ हलचल महसूस होती है। अनिका हड्डियां तोड़ने के लिए अपनी मुट्ठियां कस लेती है कि तभी उनकी निगाहें लगे हुए कैमरों पर जाती है। वह लंबी सांस लेकर अपनी मुट्ठियां खोल लेती है। स्वाति मल्होत्रा मुस्कुराती है और अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, कभी कभी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कैमरे की तरफ आंखों से इशारा करते हुए आगे कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम जाकर उन्हें सबक सिखाओ और सेफली सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाओ। स्वाति मल्होत्रा ने पहले से ही उस जगह के सभी कैमरा हैक किए हुए थे। उनमें किसी भी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। स्वाति मल्होत्रा अनिका की तरफ एक ब्लैक मास्क बढ़ाते हुए कहती है, इससे पहले कि हमें साथ में यहाँ कोई देखे, हमें अलग हो जाना चाहिए। तभी अनिका यह कहती है, मुझे वह ड्रग चाहिए जैसे मेरी यादाश्त मिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। स्वाति मल्होत्रा यह कहते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, मिल जाएगा, अब जल्दी करो। स्वाति मल्होत्रा और अनिका दोनों में से किसी एक के लिए भी मौजूदा हथियारबंद लोग काफ़ी नहीं थे। अपनी फाइटिंग स्किल से वह पल भर ही
उन सबको ढेर कर सकती थी। लेकिन स्वाति मल्होत्रा सबके सामने नहीं आना चाहती थी और अनिका याददाश्त जाने का नाटक खेल रही थी। तभी स्वाति मल्होत्रा छिपकर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे से जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। तभी अनिका पर पीछे से किसी ने वार किया। अनिका पर जैसे ही उसका हाथ पड़ा तो उसे ऐसा लगा कि उसने अपना हाथ लोहे के किसी रोड पर दे मारा हो। उसके बाद अनिका ने उसे उठाकर हवा में गोल गोल घुमाते हुए जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वह दोबारा कभी उठने लायक नहीं रहा। उसके बाद उसे खींचकर दीवार के साथ बिठा दिया। तभी अनिका ने 2 कदम पीछे हटकर उस पर पलटवार किया। अनिका ने मध्यमा उंगलियों के साथ अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी के वोकल सिस्टम संवर तंत्र यानी गला पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसकी हड्डी टूटने से उसकी सांस रुक गई, जिससे उसकी दम घुट कर मौत हो गई। उसके बाद बड़ी ही सावधानी से इस आदमी को दीवार के साथ खड़ा कर दिया। तीसरे आदमी के कान के पीछे अनिका गुलेरिया ने इस तरह से वार किया कि उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। कुछ ही मिनट में बिना किसी को कोई खबर लगे अनिका ने उसे दीवार के पास खड़ा कर दिया। फिर अपने कपड़ों को ठीक करके बड़ी ही सावधानी से कपड़ों के स्टोर से बाहर निकल गई। अनिका गुलेरिया के बाहर निकलते ही अब्दुल की टीम के सिक्योरिटी गार्ड, जो लगातार इन्फॉर्मल के अनिका का पीछा कर रहे थे, उन्होंने बड़ी ही सावधानी से सभी लाशों को ठिकाने लगा दिया। दरअसल रोहित मारवा अनिका गुलेरिया की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन बीती हुई घटना के बाद वह किसी भी तरह का रिस्क अनिका गुलेरिया को लेकर नहीं ले सकता था। इसीलिए अब्दुल को खास इंस्ट्रक्शन दे कि अनिका गुलेरिया को किसी भी वक्त घर से बाहर अकेले ना रहने दिया जाए। उसके आसपास हमेशा सिक्योरिटी मौजूद रहनी चाहिए। हालांकि रोहित मारवा जानता था अनिका गुलेरिया को किसी भी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह किसी भी तरह से दुश्मनों के लिए उनका रास्ता आसान नहीं करना चाहता था। स्वाति मल्होत्रा मॉल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और उसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल देती है। उसके बाद अपने लैपटॉप के द्वारा उस पूरे शॉपिंग मॉल के कैमरा विजिलेंस को हैक कर लेती है और करीब 4 से 5 घंटे के टाइम पीरियड के सभी एक्टिविटीज़ को डिलीट कर देती है। सुबह का वक्त था। प्रीति काफ़ी हड़बड़ाहट में अनिका के पास आती है। वह अपनी जगह से उठती है और प्रीति के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड में चली जाती है। प्रीति कहती है, अनिका दी, यह रिपोर्ट सनी की है। पिछले काफ़ी दिनों से मैंने उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा है। सनी की रिपोर्ट्स को मैंने देखा कि ब्लड क्लॉट के साथ साथ MRI प्रिंट पर हाथ रखते हुए इस हिस्से में पानी भी भरने लगा है। इसमें फंगस इन्फेक्शन के भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा यह हुआ कैसे। अब ये केस हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं। और ऐसा कहकर चुप हो जाती है। अनिका गुलेरिया बोलने क्या इंतज़ार करती है। प्रीति हिम्मत जुटाकर अपनी बात पूरी करती है, और अगर आपने देर की तो कुछ भी हो सकता है। अनिका गुलेरिया से ऑब्जर्व करने लगती है, फिर कहती है, क्या तुमने इस पर राजलक्ष्मी से बात की? प्रीति जवाब देती है, हाँ मैंने बात की थी, लेकिन उनका भी यही कहना है कि वह इस केस को नहीं संभाल पाएंगी। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात कि इस ऑपरेशन में कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे, और आप जानती ही हैं राजलक्ष्मी दी इस वक्त जिस सिचुएशन में है, वह लगातार इतने घंटे ऑपरेशन थिएटर में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी। उन्हें हर थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते रहना ज़रूरी है। अनिका कहती है, तुम सबको इन्फॉर्म कर दो कि यह ऑपरेशन तुम खुद करने वाली हो। ऑपरेशन टीम का सिलेक्शन भी तुम खुद करने वाली हो। जिसको भी असिस्ट करने के लिए चुना जाएगा उसे पर्सनली इन्फॉर्म किया जाएगा। प्रीति अनिका से कहती है, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। अनिका प्रीति के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अभी जितना कहा है उतना करो। अनिका की बात सुनकर प्रीति कहती है, जी मैडम। इससे पहले कि प्रीति अनिका के सौंपे हुए काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती, अनिका ने पूछा, क्या डॉक्टर शालिनी से कोई और नई इन्फॉर्मेशन मिली? प्रीति कहती है, भूमिका दीदी ने कहा है कि अब उसके मामले को वह खुद संभालेंगी। प्रीति की बात सुनकर अनिका बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। रात का वक्त था। अनिका अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। रोहित बेड के पास रखी हुई टेबल पर अपना लैपटॉप रखकर वहीं चेयर पर बैठकर फाइल को चेक कर रहा था। रोहित अपना काम खत्म करके बेड पर बैठ जाता है, लेकिन अनिका अभी भी इसी तरह कमरे में एक तरह से दूसरी तरफ टहल रही थी। उसका रोहित पर कोई ध्यान नहीं था। जब काफ़ी देर हो गई और रोहित से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वह अनिका के रास्ते में जाकर खड़ा हो गया। जब अनिका ने रोहित की तरफ देखा तो रोहित ने मुस्कुराकर कहा,
कब तक इसी तरह सोचते रहने का विचार है? अनिका ने जवाब दिया, बस यूं ही। रोहित ने पूछा, बस यूं ही? सच सच बताओ कि हाथी को चींटी की मौत मारने का प्लान बना रही हो, या फिर किसी महीनों में ख़त्म होने वाले काम को 1 घंटे में ख़त्म करने का सोच रही हो, या फिर किसी डिजास्टर आपदा को मिटाने का प्लान बना रही हो। अनिका रोहित को अपने रास्ते से एक तरफ करते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ, मुझे अभी कुछ वक्त लगेगा। रोहित पलटकर अनिका के रास्ते में खड़े होते हुए कहता है, मुझे बताओ किस काम में वक्त लगेगा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यदि 2 दिमाग मिलकर सोचेंगे तो जल्दी प्लान बन जाएगा। अनिका अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर दूसरे हाथ को माथे पर रख लेती है और फिर माथे का हाथ नीचे करते हुए रोहित से कहती है, तो तुम किसी तरह मानने वाले नहीं हो? रोहित मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अब बताओ। अनिका कहती है, ठीक है, तो इंतजार करो। ऐसा कहकर वह अलमारी से एक चार्ट शीट और ज्योमेट्री बॉक्स निकालती है। रोहित अनिका की तरफ देखता रहता है। उसके बाद अनिका चार्ट पेपर पर कुछ ड्रा करना शुरू कर देती है। करीब 1 घंटे में वह पूरा डिजाइन तैयार कर लेती है। फिर उसे रोहित को दिखाते हुए कहती है, यह रही प्लानिंग। रोहित उसे देखकर कहता है, यह तो किसी घर का नक्शा है, लेकिन इसके अंदर की कई कारीगरी किसी पजल भूल भुलैया से कम नहीं। कुछ देर उस नक्शे को हर तरफ से ठीक तरह से देखने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित कहता है, यह मेडिकल साइंस से बाहर निकलकर तुम फिजिक्स में कब से इंटरेस्ट लेने लगी? इतनी सारी लाइन तो हमारे बिल्डर्स भी कभी नहीं खींच पाए होंगे। आखिर यह है क्या? अनिका जवाब देती है, ग्रेट मिस्टर मारवा, एक बार में ही समझ गए। हाँ, यह भूल भुलैया ही है। रोहित अनिका की बात सुनकर दंग रह जाता है और मजाक करते हुए कहता है, तो क्या तुम अब मेडिकल लाइन को छोड़कर इंजीनियर बनने वाली हो? फिर नक्शे की तरफ देखते हुए कहता है, गुड वर्क। क्या हम बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए पार्क और म्यूजियम ETC इत्यादि बनाने वाले हैं? अनिका इरिटेट होते हुए कहती है, मिस्टर मारवा। अनिका का सवाल सुनकर रोहित चुप हो जाता है और अनिका के आगे बोलने का इंतजार करने लगता है। अनिका कहती है, मुझे इंजीनियर नहीं, डॉक्टर ही बनना है। मेरा मतलब है कि मैं दोबारा से अपने सारे एग्ज़ाम रिक्वालीफाई करूँगी। अभी बस यह करना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास के आउट एरिया में एक बड़े से हाउस में यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराना है। रोहित उस चार्ट पेपर को उठाते हुए कहता है, ठीक है, हो जाएगा। तुम बस यह बताओ कि तुम्हें कितने दिनों में यह सारा इंतजाम चाहिए? अनिका रोहित से वह चार्ट पेपर वापस लेते हुए कहती है, नो थैंक यू, यह मैं खुद कर लूँगी, तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो। रोहित फिर से अनिका से चार्ट पेपर लेते हुए कहता है, ठीक है, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान देता हूँ, तुम अपने दुश्मनों पर ध्यान दो, यह काम चिराग मेहता कर देगा। अनिका रोहित की तरफ देखती है और लंबी सांस खींचते हुए अपनी गर्दन को राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं और हिलाती है, जिसका मतलब था, जैसा तुम कहो, अब इस मुद्दे पर मुझे और बहस नहीं करनी। रोहित अनिका से पूछता है, एक बात बताओ, तुमने यह डिजाइन क्यों बनाया है? अनिका जवाब देती है, मकड़ी जाला क्यों बनाती है? अनिका के सवाल में ही रोहित का जवाब छिपा हुआ था, जिसका मतलब यह था कि दुश्मन अनिका को ढूंढते हुए अगर वहां पहुंच भी जाता है तो जो भी उसके अंदर जाता वह कभी बाहर नहीं निकल पाता और वहीं पर दम तोड़ देता। यह जगह इस तरह डिजाइन की जाने वाली थी, जिसमें एंगल्स को ध्यान रखते हुए बुलेट प्रूफ मिरर को सेट किया जाना था। संगमरमर जैसा दिखने वाला फर्श सिर्फ आंखों का वहम था, वास्तव में वह एक्सीलेटर था, जिसके ऑटोमेटिक ऑन होने पर मौजूद आदमी खुदबुदा हो जाता था। ऐसा नहीं था कि अनिका को दुश्मनों से डर था या उनके प्रति अनिका के मन में दया भाव पैदा हो गया था। यहाँ अनिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रोहित किसी मीडिया वाले के अंदाज में आगे कहता है, मतलब डॉक्टर अमृता दोबारा जल्दी ही मेडिकल फील्ड में वापसी करने वाली है और एक बार फिर से रोहित मारवा और उसके बच्चों के लिए डॉक्टर अमृता के पास समय की कमी होने वाली है। अनिका कहती है, डॉक्टर अमृता नहीं, अमीता। इस बार डॉक्टर अमीता के नाम से वापसी होगी और वह भी पहले से भी ज़्यादा स्किल्स कुशलता के साथ। वहाँ हमेशा की तरह मार्केट की भीड़ भाड़ में ओमकार प्रीति को लेने पहुँचता है। हमेशा की ही तरह प्रीति भी अपना हुलिया बदल चुकी थी और फिर दोनों खाना खाने प्रीति के फेवरेट रेस्टोरेंट चले जाते हैं। जब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो ओमकार कहता है, ओ सिट। प्रीति बड़े ही शांत अंदाज में पूछती है, क्या हुआ? ओमकार कहता है, देखकर लगता है कि गाड़ी के टायर में पंचर हो गया है। ऐसा कहकर गाड़ी के बोनट पर अपना हाथ मारता है, फिर आगे कहता है, इसे भी अभी होना था।
तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। प्रीति कहती है, मुझे लगता है कि फ़िलहाल हमें ऑटो या कैब ले लेनी चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है। ओमकार अपनी घड़ी में टाइम देखता है और फिर कहता है, हाँ ठीक है, मैं ड्राइवर को फ़ोन कर देता हूँ, वह इसे ठीक करवा कर घर ले जाएगा। चलो पहले मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों सड़क की तरफ आ जाते हैं। तभी उन्हें एक ऑटो मिल जाता है। प्रीति के कहने पर दोनों उसी में बैठ जाते हैं। प्रीति रेस्टोरेंट से बाहर निकलने से ही महसूस कर रही थी कि कुछ लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। उसने ऑटो के साइड मिरर से देखा तो वह लोग अभी भी गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। प्रीति ने ऑटो वाले से शॉर्टकट लेने के लिए कहा। तभी ओमकार ने कहा, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मुझे नहीं लगता कि हमें हाईवे को छोड़ना चाहिए। ओमकार की बात सुनकर प्रीति चुप हो जाती है और अपनी आंख नीचे करके हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। प्रीति का ध्यान अभी भी साइड मिरर पर ही था। तभी अचानक से उनका पीछा कर रहे लोग अपनी गाड़ी को ऑटो के आगे लगा देते हैं। प्रीति ऑटो वाले से कहती है, भैया प्लीज़ आप ऑटो को पीछे लेकर साइड से निकल लीजिए। ओमकार कहता है, इतना डरने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे पहले कि ऑटो वाला कुछ कर पाता, आगे वाली गाड़ी से 4 लोग बाहर निकलते हैं और प्रीति और ओमकार को ऑटो से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, ए बाहर निकलो। दरअसल इन लोगों की निगाह प्रीति पर कई दिनों से थी। अंततः वह लोग यह जान ही लेते हैं कि प्रीति किस तरह अपना हुलिया बदलकर हर रोज़ उन्हें उल्लू बनाकर निकल जाती थी। फिलहाल यह लोग प्रीति का पीछा करके सिर्फ उसकी वास्तविकता जानना चाहते थे। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालकर योगराज तक पहुंचाना ही इनका काम था। लेकिन प्रीति के रोज़ इस तरह गायब हो जाने की वजह से यह इतना परेशान हो चुके थे कि अपना मकसद ही भूल गए। ओमकार एक लंबा पतला लड़का था। उसके ओढ़ने पहनने का ढंग किसी भी आम कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट जैसा ही था। वैसे तो ओमकार सीधा साधा लड़का नहीं था, लेकिन लड़ाई झगड़ों में पड़ने वालों में से भी नहीं था। उसकी दुनिया में केवल 2 ही खास लोग थे जिनकी देखभाल ओमकार को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती थी। एक जो संख्या में बहुत सारे थे, यानी कि उसके पालतू जानवर जो उसके घर वालों को फालतू लगते थे, और दूसरा प्रीति। सच तो यह था कि ओमकार इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी ज़िंदगी में दोनों जिम्मेदारियां समय पड़ने पर अपनी हिफाजत खुद करने में सक्षम थी। जैसे ही प्रीति और ओमकार ऑटो में से बाहर निकलते हैं, तभी एक आदमी ओमकार की तरफ हाथ उठाते हुए आगे बढ़ता है। तभी प्रीति ओमकार का अपनी तरफ खींचते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, भैया जी, यह आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने क्या किया है? प्रीति ने ओमकार को इस तरह से अपनी तरफ खींचा था कि वह आदमी सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। जैसे ही दूसरा आदमी उनकी तरफ बढ़ता है, प्रीति झट से ओमकार के गले लग जाती है और उसके हाथ के बगल के नीचे से अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए कहती है, आप लोग हमें जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रीति ने अपनी हथेली इस तरह से आगे की थी कि वह जाकर सीधा आदमी की नाक पर लगी। यह दिखने वाले दुबले पतले हाथ एक मार्शल आर्ट फाइटर के थे। नाक पर हाथ लगते ही आदमी की नाक से खून बह निकला और उसके आसपास की सारी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। बाकी दोनों आदमियों को यह समझ ही नहीं आता कि अचानक से हुआ क्या। जैसे ही वह दोनों आदमी जमीन पर गिरे हुए अपने साथियों को उठाने लगे, उतने ही देर में प्रीति ओमकार को लेकर वहां से गायब हो जाती है। चारों आदमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी सी देर में वह दोनों कहाँ गायब हो गए। वह चारों उन्हें हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वह दोनों उन्हें कहीं भी नजर नहीं आते। उनमें से एक आदमी कहता है, वह लड़की फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गई। दरअसल प्रीति जब रेस्टोरेंट से बाहर निकली और उसने इस बात को भांप लिया था कि कोई उन पर लगातार निगाह बनाए हुए है, तभी उसने अनिका को मैसेज और अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी। मैसेज मिलते ही अनिका ने तुरंत अब्दुल को लाइव लोकेशन के अनुसार ओमकार और प्रीति का पीछा करके उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए कह दिया था। जिस वक्त उनका पीछा करने वाले 2 आदमियों को प्रीति ने जमीन पर गिरा दिया था और उनके दूसरे साथी उन्हें उठाने में मदद कर रहे थे, ठीक उसी समय वहां पर अब्दुल के भेजे हुए सिक्योरिटी गार्ड ने कार को रोककर उसका दरवाज़ा खोला और प्रीति ओमकार को लेकर अंदर बैठने का इशारा किया। तभी प्रीति बिना किसी एक पल की देरी किए ओमकार को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। वैसे प्रीति ऐसी छोटी मोटी समस्या से खुद ही निपटने के लिए सक्षम थी, लेकिन अनिका का उसकी पूरी टीम को सख्त आदेश था कि कहीं भी मुसीबत का अंदेशा होते ही तुरंत अनिका को सूचित करे।
प्रीति बड़ी ही मासूमियत से ओमकार से पूछती है, क्या तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा हुआ था? यह कौन लोग थे जिन्होंने हमारा इस तरह रास्ता रोका? प्रीति की बात सुनकर ओमकार दंग रह गया और उतनी ही हैरानी से जवाब देता है, मेरा किसी से झगड़ा क्यों होगा? फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, जरूर उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, वह किसी और को ढूंढ रहे होंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि वह लोग चोर हों। हमें पुलिस को इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। प्रीति ओमकार की बात पर बिना कुछ कहे अपना चेहरा नीचे करके सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। कुछ पल रुककर ओमकार कार के ड्राइवर से कहता है, वैसे थैंक यू, पर यह बताइए आपने हमारी मदद क्यों की और आप कौन हैं? ड्राइवर के भेस में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी ही होशियारी से बात को संभालते हुए जवाब देता है, सर लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हाउस का ड्राइवर हूँ। मैंने आपको बहुत बार देखा है, इसीलिए आपको एक ही बार में पहचान लिया। हाँ, लेकिन आपने मुझे नहीं देखा होगा। वैसे भी हम जैसे गरीबों पर कहाँ किसी का ध्यान जाता है। ओमकार को इस तरह का जवाब सुनकर खुद पर ही शर्मिंदगी होने लगी। ओमकार ने बात बदलने के लिए कहा, इस वक्त हमारी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। पता नहीं वह लोग कौन थे और किस इरादे से हमारा रास्ता रोका था। तुम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए, वरना ना जाने क्या होता। ड्राइवर जवाब देता है, सर जमाना बहुत ख़राब है, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? ओमकार ने कहा, हाँ कहो ड्राइवर। ड्राइवर कहता है, ऐसी छोटी मोटी घटनाओं के लिए पुलिस कंप्लेंट करने से सिर्फ अपनी ही सिरदर्दी बढ़ती है। हमारे जैसे गरीबों की ऐसी कंप्लेंट लिखी भी नहीं जाती। लेकिन आप जाएंगे तो कंप्लेंट लिखी जरूर जाएगी, पर फिर उन आदमियों को पहचानने के लिए बार बार आपको बुला बुलाकर परेशान करेंगे। आपके साथ साथ मैडम जी को भी बार बार जाना पड़ेगा। बिना वजह सिर्फ चक्कर ही बढ़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उन बदमाशों ने आपसे कोई कीमती सामान ले लिया हो जिसे वापस लेना जरूरी हो। आप भी सुरक्षित हैं और मैडम जी भी। किसी तरह का और भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए जैसा मन में ख्याल आया वैसा आपको कह दिया। अगर मेरी बात ठीक ना लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ड्राइवर की ऐसी बातें सुनकर ओमकार को लगा कि वह सही कह रहा है। पुलिस कंप्लेंट के चक्कर में पड़ने से अच्छा कि थोड़ी और सावधानी बढ़ती जाए। ड्राइवर पहले प्रीति को और उसके बाद ओमकार को घर पहुंचाकर वापस मारवा हाउस चला जाता है। अगली सुबह अनिका मयूर गुलेरिया को कॉल करती है। अनिका पूछती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मयूर जवाब देता है, अब मेरी तबीयत ऐसी है कि राज मेरी नहीं बल्कि मैं राज की देखभाल कर सकूं। फिर मजाक में अंदाज में कहता है, मतलब बिल्कुल फिट हूँ। वैसे भी तुम दोनों के होते हुए मैं ज़्यादा दिन बिस्तर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? 15 दिन की बीमारी को 5 ही दिन में ठीक कर देती हो। अनिका मयूर की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, अच्छी बात है, तो फिर वापस काम पर लग जाओ। अनिका की बात सुनकर मयूर को कुछ अनहोनी का अंदेशा होता है और वह पूछता है, क्या सब ठीक है? अनिका जवाब देती है, अभी तक सब ठीक है और आगे भी सब ठीक ही रहेगा। और सब कुछ ठीक रखने के लिए तुम ज़्यादा दिन तक बिस्तर पर लेटे नहीं रह सकते। मयूर कहता है, बताओ बहन, क्या आदेश है? अनिका जवाब देती है, कल प्रीति और ओमकार पर अटैक हुआ था। मयूर यह सुनते ही चौंक जाता है और एक साथ कई सारे सवाल पूछ उठता है, क्या, कब, वह दोनों ठीक तो हैं? किसकी इतनी हिम्मत कि गुलेरिया या खानदान पर हाथ डाले? अनिका कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, वह दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें यह लगा कि कोई चोरों का गैंग उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि घर के ऐसे सभी लोग जिन्हें अभी तक कभी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और वह भी बिल्कुल मयूर गुलेरिया के अंदाज में। किसी की भी प्राइवेसी में कोई नज़रअंदाजगी ना हो, व्यक्तिगत ज़िंदगी में कोई खलल ना पड़े, घर वालों को यह पता भी ना चले कि उन पर तुम्हारे आदमी हर वक्त निगाह बनाए हुए हैं। पूरे गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी का जिम्मा मयूर ने हमेशा से ही अपने ऊपर लिया हुआ था। अब जब अनिका ने मयूर को आदेश दिया था तो उसकी नज़रअंदाजगी संभव ही नहीं थी, क्योंकि अनिका मयूर की बहन होने से पहले उसकी आइडल भी थी। और यही वजह थी कि मयूर अपनी टीम के साथ किडनैपर्स के पीछे छुपे अनिका के दुश्मन को ढूंढने के लिए मौत के मुंह तक पहुंच गया था। वहाँ योगराज अपने आदमियों पर भड़क रहा था। जो भी उस अनिका के पास पीछे जाता है वह वापस लौटकर ही नहीं आता। हम और कितने आदमियों के लापता होने की खबर अम्मा साहब से छुपाएं? आज नहीं तो कल उन्हें सब पता चल ही जाएगा। तुम लोग अपने साथ साथ मेरी भी कब्र खुदवाओगे।
अगर उन्हें जिंदा नहीं ढूंढ सकते तो कम से कम उनकी लाशें ढूंढो, धरती खोदो या आसमान को चीरो, किसी भी तरीके से उन्हें ढूंढो। तभी बाबूराव कहता है, भैया जी, अंतिम बार जब हमारी अपने आदमियों से बात हुई थी तब वह ग्रेट इंडिया मॉल के पास थे। उसके बाद से लेकर उनकी कोई खबर नहीं, लेकिन वह मॉल पहुंचे या नहीं इस बात की खबर किसी को नहीं। यहाँ तक कि मॉल के आसपास की किसी वीडियो फोटोज में भी उन लोगों के वहां होने का कोई सबूत नहीं। बाबूराव की बात सुनकर योगराज गुस्से से अपना हाथ पास रखे टेबल पर दे मारता है। यहाँ मयूर से बात करने के बाद अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चली जाती है। भूमिका और कोटिल वहाँ पहले से ही मौजूद थे। अनिका ने भूमिका से पूछा, क्या शालिनी ने कुछ बताया? भूमिका ने जवाब दिया, अगर इससे ज़्यादा उसे टॉर्चर किया तो वह बिना कुछ बताए ही मर जाएगी। वह मरने के लिए तैयार है लेकिन मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अनिका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनिका शालिनी से राज उगलवाने के लिए जाएगी तो शालिनी का मुंह हर हाल में खुलकर रहेगा। अनिका के दिए हुए दर्द से ना तो उसकी मौत होगी और ना ही उसे दर्द बर्दाश्त होगा। अनिका शालिनी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। भूमिका के मुंह से सहसा ही निकल जाता है, लगता है कि आज शालिनी का इस धरती पर आखिरी दिन है। शालिनी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथ और पैर उसी कुर्सी पे में पहले से लगी हुई लोहे की चैन से बंधे हुए थे। अनिका को देखते ही शालिनी मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कुछ भी जान पाओगी? फिर हंसते हुए कहती है, नहीं, कभी नहीं, तुम कुछ नहीं जान पाओगी। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आज मेरे सामने खड़ी होकर गिड़गिड़ाएगी। फिर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। इस वक्त अनिका कोई भी फालतू की बात सुनने के मूड में नहीं थी। बिना कुछ कहे वह शालिनी के पास जाती है और प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ रखती है, अपनी हथेली को आगे से पीछे की तरफ ले जाते हुए खुद भी सामने से पीछे की तरफ चली जाती है और उसके बाद शालिनी की गर्दन के कुछ पॉइंट्स को इतने जोर से दबाती है कि शालिनी 3rd डिग्री टॉर्चर से भी ज़्यादा दर्द महसूस करती है। वह खूब जोर से चीखना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से चीखने तक के लिए आवाज़ नहीं निकल पाती। दर्द की वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी भी वक्त उनसे खून की बूंदें टपकने लगेंगी। वह कहना चाहती थी कि बस करो, मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा था। ठीक इसी तरह से शालिनी के कानों के पीछे के कुछ पॉइंट्स को दबाकर अनिका उसे दर्द की हर सीमा के पार ले गई। उसके बाद अनिका शालिनी के पैरों के पास बैठ जाती है और घुटनों के पीछे की तरफ से अपने हाथों को उसके दोनों पैरों के घुटनों की तरफ धीरे धीरे खींचने लगती है, जैसे वह पैरों में कुछ ढूंढ रही हो। उसके बाद अनिका उसके पैरों की नसों को बड़ी ही आराम से खींचती है कि शालिनी को लगता है जैसे उसके पैर टेढ़े हो गए हैं। वह दर्द से चीख उठती है। इसी तरह करीब 10 मिनट तक लगभग तरह तरह से चीखने, छटपटाने, रोने की आवाज़ें साउंड प्रूफ कमरे में गूंजती ही रहती हैं। उसके बाद अनिका कमरे से बाहर निकल आती है और भूमिका से कहती है, अब उससे जो भी पूछोगी वह ठीक ठीक बता देगी। तभी अनिका की निगाह भूमिका के पीछे खड़ी प्रीति पर जाती है। प्रीति भी अब तक यहाँ पहुँच चुकी थी। प्रीति को अपनी आंखों के सामने देखकर अनिका का गुस्सा जैसे बिल्कुल शांत हो जाता है। अनिका प्रीति से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना प्रीति? प्रीति जवाब देती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिका कहती है, तुम अपना सामान लेकर आज ही मारवा हाउस के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाओ। प्रीति कहती है, मारवा हाउस में कैसे? यूं अपनी बात को अधूरा छोड़कर ही प्रीति चुप हो जाती है। प्रीति के चेहरे की उड़ी हुई हवाएं देखकर भूमिका हंसने लगती है और अनिका की तरफ देखकर मजाक करते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, यह यहाँ कैसे शिफ्ट हो सकती है, जरा सोचो तो। फिर यह ओमकार को कैसे मिलेगी? यह ओमकार को भी यही शिफ्ट कर ले। भूमिका की बात सुनकर प्रीति का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह कहती है, भूमिका दीदी आप भी ऐसा कुछ नहीं है। भूमिका प्रीति को छेड़ते हुए कहती है, तो फिर बताओ कैसा है? अनिका कहती है, प्रीति अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे साथ साथ ओमकार भी सेफ रहेगा। ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को डील करना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि ओमकार को इस बारे में कुछ पता ना चले तो तुम्हें अब इस बारे में सोचना होगा। भूमिका फिर से प्रीति को छेड़ते हुए अनिका से कहती है, मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। क्यों प्रीति, सही कहा ना?